नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में गुस्सा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सड़कों पर उतरकर आतंक के खिलाफ हल्ला बोला है। इन तस्वीरों से आप आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ गुस्सा महसूस कर सकते हैं। लोगों ने दिलों में गुस्से की आग धधक रही है। हर ओर से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि अब हिसाब किताब होना चाहिए। हिंदुस्तान के दुश्मन को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई। बैठक में सिंधु जल समझौते पर एक्शन को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक भी बूंद पानी पाकिस्तान को नहीं देंगे। हम 3 प्लान पर काम कर रहे हैं। सीसीएस की बैठक में हुए फैसले को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। इसी के बीच आज गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अमित शाह ने भी सभी राज्यों के सीएम से बात कर पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने को कहा है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सभी पाकिस्तानियों को फौरन देश से बाहर निकालें। सरकार के आदेश के बाद एक्शन तेज हो गया है। सरकार के आदेश के बाद से अब तक अटारी बॉर्डर से 137 लोग पाकिस्तान वापस भेजे गए हैं। वहीं 416 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार एक्शन जारी है। सेंट्रल लखनऊ के डीसीपी ने बताया कि पाकिस्तान से टूरिस्ट या मेडिकल वीजा पर आए लोगों को तुरंत वापस भेजने के निर्देश हैं। 8 पर्यटकों को वापस जाने का आदेश दिया गया है, जिनमें से 5 जा चुके हैं। घटना के बाद सरकार ने जो पाकिस्तानी नागरिक यहां पर टूरिस्ट वीजा पर या मेडिकल वीजा पर आए हुए थे, उनको तत्काल वापस भेजने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें ये बताना है कि लखनऊ में ऐसे 8 टूरिस्ट वीजा पर आए हुए नागरिकों को वापस जाने के लिए बता दिया गया है, जिसमें से 5 वापस चले गए हैं। यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं था। लॉन्ग टर्म वीजा से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो अभी उनको किसी प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई है। हम जैसा निर्देश दिए गए हैं हम लोग को भारत सरकार के द्वारा, हम उसका चर्चा पालन करा रहे हैं। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें यकीन है सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पहलगाम हमला खुफिया एजेंसियों की चूक थी। लोगों को जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाई। युद्ध कोई समाधान नहीं है। न केवल इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। रामगोपाल यादव ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। रामगोपाल ने कहा है कि हिंदू हिंदू को मार रहा है, हिंदू रोज लोगों को मार रहे हैं। अभी बनारस में लड़की हिंदू रोज लोगों को मारते नहीं, हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? अभी बनारस में लड़की के साथ जो रेप किया, गैंग रेप, तमाम लोगों ने, हिंदू लड़की थी और लड़के सब हिंदू थे, कौन सा मुसलमान था? ये बातें इतने बड़े संगठन के नेता को करनी नहीं चाहिए। इस वक्त देश को एक रखने की जरूरत है। जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो हम ये बातें करेंगे। वहीं इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं। सुनिए जरा। मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं
और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के बयानों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा देश गुस्से में है, यह राजनीति का विषय नहीं हो सकता। पीड़ा केवल उन परिवारों तक की नहीं है जिन परिवारों के सदस्य इस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, बल्कि यह पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की पीड़ा है। और इस पीड़ा को दूर करने की शक्ति हमारी देश की सेना को प्रभु प्रदान करे, और ऐसे अधर्मियों का, ऐसे आतंकियों का, ऐसे विचार रखने वालों का अंत करने की शक्ति हमारी देश की सेना को प्रदान करें, हमारे नेतृत्व को प्रदान करें। रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। फिर से एक बार तुष्टीकरण के खेल में समाजवादी पार्टी राजनीति के गिरते स्तर पर चली जा रही है। ये कहना कि धर्म का एंगल क्यों लिया जा रहा है, अरे जो लोग मारे गए हैं, जिनका बलिदान हुआ है, उनके बीवी, उनके बच्चे बता रहे हैं किस तरीके से धर्म के आधार पर, धर्म पूछकर वहां नृशंसता से मारा गया है वहां के पर्यटकों को। पहलगाम अटैक के बाद से भारत सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस कायराना हरकत का हर हाल में बदला लिया जाएगा। चलना चाहिए कि भारत ही आतंक को समाप्त करने वाले देशों का नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आएगा। आज पाकिस्तान से ब्रिटेन भी परेशान है, पाकिस्तान से अमेरिका, और पाकिस्तान से आज सऊदी अरब के देश भी परेशान हैं। ये आतंक की फैक्ट्री पैदा करता है, आटा दे नहीं पाता है, कारतूस और बम बनाने का काम वहाँ के लोगों को सिखाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद की नीति चली है, निश्चित रूप में दंड मिलेगा, और पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी कि भारत में घुसपैठ का अर्थ क्या होता है। ऐसे कृत्य करने वालों को याद रखना चाहिए कि उरी और पुलवामा में भी घटना हुई, और जिस तरह से दुश्मन के घर में घुस करके सबक सिखाने का काम किया था, अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरह से डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। 5 बड़े भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। ये टुच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, छिपे छिपे घूम रहे हैं। और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उसके साथ है, और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। कल विपक्ष के साथ मीटिंग की, नहीं, विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि यह सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के वापस भेजने के आदेश के बाद से सीमा हैदर पर सवाल उठने लगे हैं। सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी को लेकर तमाम तरह की अटकलें हैं। फिलहाल सीमा हैदर के मामले में उसकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना बाकी है। खबर के मुताबिक जब तक सीमा हैदर के मामले में सुनवाई पूरी नहीं होगी, वो भारत में ही रहेगी। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। उस वेरिफिकेशन में भी ये अहम है कि क्या सीमा पाकिस्तान की नागरिक है, उसके पासपोर्ट, उसके वीज़ा को लेकर भी जांच की जाएगी, क्योंकि उस दौरान सीमा से कई डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए थे।
और अब इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अपनी जांच जरूर कर रही है, लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उससे उसके डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे प्रकरण में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट के बाद ये मामला कोर्ट पहुंचेगा और ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ऐसे में सरल भाषा में ये समझा जा सकता है कि जब भी किसी नागरिक के ऊपर मुकदमा लगता है या लिखा जाता है और उसके बाद उसका ट्रायल लगता है, शुरू होता है, तब तक उसे वापस नहीं भेजा जाता है। लिहाजा एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि सीमा अभी यानी 48 घंटों में भारत छोड़ के वापस नहीं जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। इस दौरान उन्होंने नमाज पढ़ने आए लोगों को भी काली पट्टी बांधी और पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांधने की अपील की। हालांकि बाकी जगहों पर ओवैसी की अपील का कोई खास असर नहीं दिखा। ज्यादातर लोगों ने काली पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल कल ही ओवैसी ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने की अपील की थी। वहीं वाराणसी में ओवैसी की अपील बेअसर रही। यहां जहां मस्जिद में नमाजियों ने बिना काली पट्टी बांधे नमाज अदा की, किसी भी नमाजी ने काली पट्टी नहीं बांधी। इस तरह ओवैसी और उलेमाओं की अपील बेअसर रही। नमाजियों ने कहा कि काली पट्टी के दिखावे की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पहलगाम हमले में एक संदिग्ध पकड़ा गया। महिला की शिकायत के बाद एक्शन। जौनपुर की महिला ने की थी शिकायत। महिला टूरिस्ट ने स्केच देखकर दी थी जानकारी। टूरिस्ट की शिकायत पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। महिला की शिकायत के बाद यहां पर एक्शन लिया गया है। जौनपुर की एक महिला ने शिकायत की थी। टूरिस्ट ने स्केच देखकर शिकायत की थी। टूरिस्ट की शिकायत पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। महिला की शिकायत के बाद यहां पर यह एक्शन लिया गया है। जौनपुर की महिला ने शिकायत की थी। तो जौनपुर की महिला ने शिकायत की थी, जिसके बाद पहलगाम हमले में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। महिला की शिकायत के बाद यहां पर एक्शन लिया गया है। जौनपुर की महिला ने शिकायत की थी। टूरिस्ट ने स्केच देखकर शिकायत की थी और उस पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। महिला की निशानदेही के बाद यहां पर यह एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस खुलेंगे। यूपी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 2029 में राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी। निवेश को और तेजी के देने के लिए हर मेट्रो ऑफिस का रोल तय होगा। मदरसों को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि मदरसों को मान्यता मानकों का पालन करना होगा। कड़ाई से सभी मानकों को सुनिश्चित कराया जाए। सीएम योगी ने कहा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। मदरसों को लेकर विशेष समिति गठित की जाएगी ताकि मदरसे महज मजहबी शिक्षा केंद्र बनकर न रह जाएं। सीएम योगी का कहना है कि सरकार का मकसद केवल सुधार नहीं बल्कि मदरसा शिक्षा में मुख्य धारा में इनको लाना है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने तमाम बिंदुओं का जवाब दाखिल किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि वक्फ को रजिस्ट्रेशन से ही मान्यता दी जाती है, मौखिक तौर से नहीं। वहीं 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के होने से समावेशी व्यवस्था तैयार होगी। यह वक्फ के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है। वहीं सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सरकारी भूमि की पहचान राजस्व रिकॉर्ड सही करने के मकसद से है। सरकारी जमीन को किसी भी धार्मिक समुदाय से संबंधित नहीं माना जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार को 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था। अब इस मामले में
5 मई को सुनवाई होगी। उधर वक्फ कानून को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव लगातार वक्फ कानून पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बीजेपी लगातार जागरूक कर रही है, वक्फ कानून पर अफवाह फैला रहे हैं। अखिलेश यादव पर बीजेपी का वार, वक्फ कानून के विरोध पर यहां पर वार किया है। इसमें अखिलेश यादव जी लगातार इसके खिलाफ लोगों को लामबंद करने के लिए भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे में देशव्यापी एक अभियान छेड़ा है कि हम मुसलमानों के बीच में, विशेष करके मुस्लिम बस्तियों में, उनके घर घर तक जाएंगे। पत्रक के माध्यम से हम उनको सच बताने का काम करेंगे कि कैसे वक्फ संशोधन 2025 का ये नया कानून कैसे उनके लिए हितकर है, कैसे अब तक का जो कानून था ये केवल चुनिंदा लोगों के लिए लाभ के लिए था, कैसे वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों की लूट हो रही थी, कैसे वक्फ कानून का दुरुपयोग हो रहा था। दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद कैंपस में लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मामला दोनों गुटों के वर्चस्व पर छिड़ गया था। इसके बाद मेवाती छात्र और यूपी बिहार के छात्रों के ग्रुप में जमकर विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि कल रात अंबेडकर हॉस्टल में मेवाती छात्र ने किसी बिहार के छात्र के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मामला गर्मा गया। बरेली में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार दिल्ली से बरेली की तरफ जा रही थी, इस दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से आगरा के ताजमहल पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताजमहल और उसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस ने मॉकड्रिल की और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मॉकड्रिल के दौरान आगरा के दशहरा घाट से 2 संदिग्धों ने ताजमहल के अंदर घुसने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों को दबोच लिया। सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा, पर्यटन पुलिस, डॉग स्क्वाड और बीडीएस की टीम की मौजूदगी में मॉकड्रिल की गई। जो लोग हैं इनके साथ भी इंडिपेंडेंटली इस नजरिए से बलिया में एक शहीद के परिवार को पंजाब बलिया नेशनल बैंक ने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। रक्षक स्कीम के तहत बैंक ने शहीद के परिवार को चेक दिया। जितेंद्र यादव की ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने आर्मी की स्कीम रक्षक के तहत परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। शहीद जितेंद्र का बैंक में सैलरी अकाउंट भी था। देखिए, हमारे यहाँ जनपद बलिया के एक लांस नायक थे श्री जितेंद्र जी, और वो जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे और उनका पीएनबी बैंक में अकाउंट था। तो पीएनबी बैंक में पीएनबी रक्षक योजना चलती है और वो उसमें कवर थे। तो जब उनकी जम्मू कश्मीर में दुर्घटना में उनकी डेथ हुई तो पीएनबी बैंक द्वारा उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है और ये चेक उनकी माता तारा देवी और उनके परिवार को मेरे द्वारा दिया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ है। बाइक और तमंचा बरामद किया गया। बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रतनपुरी थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। रतनपुरी थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कौशांबी जिले में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों का शव गांव के पशुबाड़े में एक ही दुपट्टे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि लड़की की शादी अगले महीने होने वाली थी। वहीं लड़का कुछ दिन पहले ही राजस्थान से लौटा था। बताया जा रहा है कि दोनों के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। चरवा थाना क्षेत्र की यह वारदात है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया है। दोनों बच्चों के परिजन मौके पर मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के पहले से जानते थे। इस संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है और इसकी गहराई से जांच भी की जाएगी कि घटना का कारण क्या है। लड़की की शादी शायद होने वाली थी सर।
ऐसी चर्चा है कि लड़की की शादी अगले माह में तय थी और लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि राजस्थान में मजदूरी करते थे। मऊ में पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जहां लड़की बनकर बात करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि मऊ में एक गिरोह लड़की की आवाज निकालकर लड़कों को अपने ठिकाने पर बुलाते थे और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे और पैसे वसूलते थे। पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। आरोपियों पर लूट, रंगदारी और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका मुकदमा अपराध संख्या 127/25, धारा 3/5, 140/2, 115/2, 352 और 324/2 BNS थाना कोतवाली। उसी के संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम साकिब पुत्र मुर्तजा, दानिश पुत्र हिदायतुल्लाह और अबू साकिब। इसमें कुल 5 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और पता करके उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई। बरेली में एक आईएमसी नेता मोइन सिद्दीकी के हिंदू महिला को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और पुलिस मोइन से पूछताछ कर रही है। हिंदू महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी मोइन ने पूरे परिवार को उससे तन से जुदा करने की धमकी दी है, जिससे परिवार में डर का माहौल है। मामला इलाके में बने एक कुएं का है, जिसको मोइन ने मिट्टी डालकर पटवा दिया था, जिसकी शिकायत महिला के बेटे ने जिला प्रशासन को दे दी। इसके बाद मुस्लिम नेता मोइन पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मोइन सिद्दीकी नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप था कि इसने वादनी को गाली गलौज और धमकी दी थी और अन्य कतिपय आरोप लगाए गए थे। इसको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में इसके रिमांड बनवाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको पेश किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र संपादित की जाएगी। इसका आपराधिक इतिहास भी निकलवाया जा रहा है। जो भी आपराधिक इतिहास का निकल कर आएगा उसके आधार पर इसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बागपत में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 5 शातिर हथियार तस्कर को गिरफ्तार भी किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 50 अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद की गई। तस्कर बागपत समेत कई जिलों में हथियारों की तस्करी करते थे। तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें से 19 पूरे हैं, 19 पार्शली मेड हैं और 1 अवैध पिस्टल है। इसके अलावा इन तमंचों को बनाने के उपकरण, गैस सिलेंडर और कटिंग इक्विपमेंट्स, इसके अलावा कुछ इलीगल राउंड्स भी बरामद हुए हैं। इनके साथ 5 अभियुक्त जो इस पूरे फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन 5 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त आर्म्स एक्ट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। कासगंज में पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2,27,000 रुपए, देसी राइफल, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आरोपियों ने करीब 8.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस शातिर लुटेरों की तलाश कर रही थी। 4 युवकों को थाना सोरो और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने संयुक्त रूप से उनको गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2,70,000 रुपए लूट के और 1 राइफल और 1 तमंचा, मोबाइल फोन और वो घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। इनका एक साथी राहुल जो बैग छीन के पैदल भागा था, उसमें इनका जो पैसा था कुछ संभवतः छीना झपटी में बैग की जो चैन खुल गई थी, उसमें से कुछ पैसे रास्ते में गिर गए थे जो बरामद भी हुए थे पहले, और कुछ पैसे और थे जो गिर गए, कहीं अन्य जगह गिर गए, नहीं मिले हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।